नमस्ते बच्चों। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। जल ही जीवन है। जल के बारे में। जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसीलिए पाठ का जो शीर्षक है वो है जल ही जीवन है। इसके कवि जो है संकलित है, मतलब इसे किसी किताब से लिया गया है। आइए सीखे में क्या पढ़ेंगे हम। जल संरक्षण का महत्व, कि जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसको संरक्षण करने का क्या महत्व है। संरक्षण करना मतलब उसको इकट्ठा करना, उसका बचाव करना। जल संरक्षण की वैज्ञानिक तकनीक, कि जल संरक्षण को हम किस वैज्ञानिक तरीकों से बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। फिर है पर्यायवाची और विलोम शब्द। इस पाठ के आधार से हम पर्यायवाची और विलोम शब्द भी पढ़ेंगे, जो जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हैं। मानक शब्द, मानक भाषा। मानक शब्द और मानक भाषा के रूप में जो शब्द यहाँ आएंगे उन्हें भी हम पढ़ेंगे। जल के बिना जीवन संभव नहीं। जब जल नहीं है तो हमारा जीवन संभव नहीं है। हम एक दिन प्यासे रह सकते हैं, लेकिन अगले दिन हम बगैर पानी के नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में अगर जल की कमी होगी या जल नहीं मिलेगा तो हमारे बहुत सारे कार्य रुक सकते हैं। जल से बहुत खाना बनाने से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक का कार्य किया जाता है। प्रकृति द्वारा दिया गया, जीवों को मिला यह अनुपम उपहार। यह प्रकृति, भगवान ईश्वर के द्वारा दिया गया, जीवों को मिला यह अनुपम उपहार है। जीव जंतु प्राणी मनुष्य सभी को मिलता है जल। प्राचीन काल से जल देवताओं का वरदान माना गया है। प्राचीन काल से मतलब पुराने समय से ही, काल मतलब समय से ही जल को देवताओं का वरदान माना गया है। यह हमको प्रकृति द्वारा मिला है। गंगा के जल को अमृत और गंगा के को पतित पावनी कहा गया है। गंगा के जल को अमृत कहा गया है क्योंकि वह हमेशा बहती रहती, गंगा नदी हमेशा बहती रहती है। और पतित पावनी भी कहा गया है। इसको धार्मिक भाषा से देखेंगे और धार्मिक रूप से देखेंगे तो पतित पावनी है, कहते हैं हमारे पूर्वज लोग कि गंगा में नहाने से कई पाप धुल जाया करते हैं। इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण हम वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को सुखद, समृद्ध और खुशहाल रख सकते हैं। इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण कर, पानी को बचा करके हम हमारी वर्तमान मतलब जो भी चल रही है उस पीढ़ी को भी, और आने वाली भावी मतलब आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें सुखद मतलब सुखी, समृद्ध मतलब हमारे देश को कहना चाहिए कि जो हमारे फैक्ट्रीज वगैरह जो चलते हैं उससे हम माल बनाते हैं, फिर चीजों का उत्पादन करते हैं, तो उससे भी उसमें पानी की आवश्यकता होती है। फिर हम उसे बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता, मतलब तो समृद्ध होगी और खुशहाल रख सकते हैं। खुशहाल मतलब तभी खुशियां आएगी जब हमारे पास पानी होगा, तो सारी चीजें अच्छे से होगी। खेती करने वाले किसान को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की लगती है? जल की लगती है, पानी की लगती है। अगर किसी वर्ष सूखा रह जाएगा तो किसान ठीक से फसल नहीं उगा सकते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल और वर्षा के जल को बर्बाद होने से बचाना। पृथ्वी पर जो हमारा जल उपलब्ध है आज, हमारे पास जो है जल और वर्षा के जल को, जो पानी गिरता है ऊपर से, तो उसको भी बर्बाद होने से बचाना है। तो किस तरह से बचाएंगे? उसको संचित करना और उसकी सुरक्षा करना है। हम जल संरक्षण के अंतर्गत आता है। जल संरक्षण कैसे करेंगे हम? अगर ये प्रश्न आ जाए तो यहाँ हम बता सकते हैं कि जल, पृथ्वी पर उपलब्ध जल, वर्षा के जल को बर्बाद नहीं करना है, उसको बचाना है, संरक्षित करना है, संचित करना, उसकी सुरक्षा करना, मतलब उसको संभाल के रखना। जैसे कि तालाब खुदवा दिए, उनको और गहरा करवा दिया, कुएं और गहरे करवा दिए, पानी को अपनी जो छत का पानी है उसको सारे पाइप के द्वारा पृथ्वी के अंदर उतार देना, ये जल संरक्षण के अंतर्गत आता है। उसका संरक्षण हम और आप मिलकर कर सकते हैं, मतलब आप और हम सभी मिलकर करेंगे तभी जल संरक्षण संभव है। आवश्यकता है इसके प्रति ही सभी को सचेत होने की और संरक्षण के लिए एकजुट होकर पहल करने की। किस चीज की आवश्यकता है? कि सबको सचेत होना पड़ेगा, मतलब सबको जागरूक बनना पड़ेगा कि हम अपने जल को कैसे बचा सकते हैं और उसको बहने से और अनावश्यक जगह पर जाने से कैसे बचा सकते हैं। उसको पृथ्वी में संचय करना है हमें। तो इस चीज को लेकर हम सभी को सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। संरक्षण के लिए एकजुट होकर पहल करनी पड़ेगी। पहल मतलब शुरुआत करनी पड़ेगी। भूजल अमूल्य है। भूजल जो जमीन से हमें जो जल मिल रहा है वो बहुत अमूल्य है। हम स्वार्थवश जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। अंधाधुंध दोहन मतलब आंख मूंद कर पानी का, जहां 1 बाल्टी पानी का उपयोग है वहां 10 बाल्टी पानी खर्च करते हैं। इस तरह से जो पृथ्वी के अंदर समाहित पानी है वह बेवजह ढुल रहा है, और हम जो अपना स्रोत है, पानी के स्रोत है, जैसे नल, कूप वगैरह, उन्हें खाली करते जा रहे हैं।
धीरे धीरे हम इन स्रोतों को खत्म करते जा रहे हैं। ये धीरे धीरे यह सब स्रोत जो है, साधन जो है हमारे, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। बोरिंग अथवा नलकूपों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक जल निकालकर हम प्राकृतिक जल भंडार को लगातार खाली कर रहे हैं। जो बोरिंग है, जो हम ट्यूबवेल करवाते हैं, उसका जो नलकूप से जो हम पानी लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पानी निकाल लेते हैं और इस तरह से हमारे जो जल के भंडार हैं वो खाली होते जा रहे लगातार, मतलब पूरे समय हम उसका उपयोग करते जा रहे हैं। यदि हम चाहे तो थोड़ा सा धन व्यय कर, अगर हम चाहे, इंसान अगर चाहे कि ये पानी बचा रहे, तो थोड़ा सा हम धन मतलब पैसा खर्च करके, व्यय करके, ना खर्च करके और श्रम करके, मतलब श्रम है ना, थोड़ी मेहनत करके उसका संरक्षण कर सकते हैं। संरक्षण मतलब उसको बचा सकते हैं। भूमि के भीतर जो जल है उसे अनेक विधियों द्वारा संरक्षित कर हम वसुंधरा का ऋण, वसुंधरा मतलब पृथ्वी का ऋण चुका सकते हैं। राजस्थान के जिन क्षेत्रों में पारंपरिक विधियों से जल संरक्षण का काम हुआ, राजस्थान जो है इलाका, जो क्षेत्र है, एक राज्य जो है, उसमें पारंपरिक मतलब पुरानी विधियों से जल संरक्षण का काम हुआ है। वहां की स्थिति अब पूरी तरह बदल गई है। मतलब जो पहले सूखाग्रस्त था राजस्थान, अब नहीं है। भूजल स्तर के बढ़ने से कुएं जी उठे हैं। वहां पर जो कुएं हैं उनका भी जल स्तर ऊपर उठ गया, मतलब पानी उनमें आ गया है। हरियाली वापस आ गई है, धरती की उर्वरा शक्ति लौट आई है। मतलब हरियाली हो गई है चारों ओर, मतलब धरती हरी भरी हो गई पानी होने की वजह से। धरती की उर्वरा शक्ति मतलब जो उत्पादन करने की शक्ति है वो भी बढ़ गई है और फसल चक्र भी बदल गया है। फसल का जो चक्रण है वो भी बदल गया है। फसलें वहां अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। और अरावली की पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। वहां जो अरावली, आसपास जो अरावली की पहाड़ियां हैं उन पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। जल संरक्षण से के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार हम जल संरक्षण मतलब जल को बचाने के लिए सभी लोग मिलकर प्रयास कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बांध बनाए जा सकते हैं। हम देखते हैं आए दिन अभी हमारे यहाँ नदियों के ऊपर छोटे छोटे बांध भी बनाए जा रहे हैं। सूख चुके कुएं बावड़ियों को गहरा कर उन्हें फिर से जीवित किया जाए। जो बावड़ी कुएं जिन्हें बोला जाता है, कुएं बावड़ी मतलब कुएं का ही रूप होता है, जो सूख गए हैं उन्हें भी हम जीवित कर सकते हैं। जीवित मतलब उन्हें गहरा करके हमने फिर से उनमें पानी आ सकता है, क्योंकि पानी कुएं के अंदर अपने आप आव आती है जब बारिश होती है। वर्षा के पानी जब धरती के अंदर समाता है तो वो एक आव आकर, मतलब आव आना है, पानी अपने आप पृथ्वी बाहर फेंकने लगती है, तो वो फिर से जीवित हो जाएंगे। नदियों को आपस में मिलाया जाए, नदियों को भी आपस में मिलाया जाए। इस तरह की भी हम इस तरह से भी हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। जो बरसात का पानी है उसका संरक्षण तो बहुत ही जरूरी है। हमारा प्रयास इस तरह हो कि वर्षा का पानी बहकर व्यर्थ न जाए। मतलब हम उसका संरक्षण इस तरह से करें कि उसका पानी बहकर व्यर्थ न हो। व्यर्थ मतलब ऐसे ही न बह जाए, कि हम जैसे जो हमारे यहाँ पे कुएं है, जो तालाब है, उन्हें गहरे करके वो पानी इसमें संचय या छोटे छोटे पोखर जैसे भी बनाकर हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। उस पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लिया जाए। पानी रुकेगा तो धरती में समा जाएगा। जो पानी रुका हुआ रहेगा वो धरती के अंदर समा जाएगा, जिससे आसपास के कुओं का जल स्तर भी उठेगा। जो आसपास के कुएं हैं वो उनका जल स्तर भी उठेगा, क्योंकि जहां पे बोरिंग वगैरह चलते हैं वहां पे अगर आसपास पानी भरा होता है, वहां की बोरिंग या जो ट्यूबवेल से वो कभी सूखते नहीं है। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती को भी लाभ होगा। जो सूखी धरती है उसको पानी अगर मिलेगा तो आसपास भी हरियाली बढ़ेगी और खेती को, जो किसान लोग खेती करते हैं उसको भी लाभ होगा। अधिक से अधिक वह उत्पादन कर पाएगा। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है, किल्लत मतलब परेशानी है। आज हम देखते हैं हर जगह पानी की बहुत परेशानी होती है। इस परेशानी को दूर करने का एक निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। पानी बचाने के इस काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को मिले सम्मान ने भी हमारी परंपराओं की प्रासंगिकता को पुष्टि किया है। यहाँ देखो अब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे आज हम बहुत सारे गांवों में आज भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत दूर दूर से कुएं से पीने का पानी निकाल कर लाते हैं, बड़ी ही मुश्किल से। बाकी और कार्यों के लिए तो दूर की बात है। तो
जो अनुकरणीय पानी बचाने की इस काम की बदौलत जो राजेंद्र सिंह जी को मिला सम्मान है, वह हमारे जो पुरानी पारंपरिक जो तरीके हैं उन और उनकी जो बातें हैं उनको भी उन्होंने पुष्ट किया है। उसमें प्रासंगों को, जो पुराने जमाने के लोग जो होते थे वो पानी को किस तरह बचाते थे, उन सब चीजों को इन्होंने अपनाया है और उससे पानी बचाने का प्रयास किया है। निसंदेह इन्हीं परंपराओं पर विश्वास कर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कई जगह जल संरक्षण का भी कार्य हुआ है। इन्हीं सब परंपराओं के द्वारा, परंपरा मतलब जो हमारी पिछली जो परंपराएं या जो हमारी कहना चाहिए कि तरीके जो चलते आ रहे हैं पुराने लोगों से, उन्हीं पर विश्वास कर राजस्थान के अलावा भी मध्य प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कई जगह जल संरक्षण का भी काम हुआ है। मतलब पानी को बचाने का कार्य हमारे यहाँ करवाया जाता है। जैसे शहर है तो नगर निगम द्वारा, गांव है तो पंचायत के द्वारा, इस तरह से हमारे यहाँ पे पानी संरक्षण का कार्य हो रहा है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी, जो सरकार की तरफ से भी अनुदान वगैरह मिलता है तो उससे भी वहां की पंचायत, नगर निगम तालाब बड़े करवाना, उनको गहरा करवाना, कुएं खुदवाना, बांध बनवाना, इस तरह के कार्य करके हम अपने जल संरक्षण को बचा सकते हैं। और जो अपनी छत है, बरसात के दिनों में छत से सारा पानी लेकर उसको एक ही जगह इकट्ठा करके, सारा पानी एक जगह, सारी छत का एक जगह अगर जमीन में जाएगा तो वहीं पे समा जाएगा। इस प्रकार से हम अपनी छत का भी पानी एक जगह या धरती के अंदर उतरवा सकते हैं। सोख्ता गड्ढा भी बना सकते हैं। अपने घर का जितना भी पानी निकलता हो एक गड्ढे के अंदर इकट्ठा होने दो, उस पर कुछ जाली लगा दो ताकि उसमें मच्छर न बैठ सके। वो पानी भी धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी से अच्छा फिल्टर और कोई है ही नहीं। पृथ्वी में सारा पानी, कितना भी गंदा पानी होगा, अगर वो पृथ्वी के अंदर जाएगा तो साफ हो जाएगा। राजस्थान में अगर परंपराओं को आधार बनाकर काम हो रहा है, अगर राजस्थान में परंपरा के आधार पर काम हो रहा है, तो गुजरात में भी कुछ काम वैज्ञानिक तकनीक की मदद लेकर भी चल रहा है। तो गुजरात में भी लोग क्या कर रहे हैं, गुजरात राज्य में भी वैज्ञानिक तकनीक जो है, वैज्ञानिक जो तकनीक मतलब जो है तरीके हैं, उनकी मदद से काम चल रहे हैं। वैज्ञानिक तकनीक की मदद उस स्थान की पहचान करने में ली जाती है। मतलब वैज्ञानिकों की जो ये जो तरीका है, जो तकनीक है, उस मदद की मदद से उस स्थान, उस जगह की पहचान करने में ली जाती है जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है, कि जहां पे पानी इकट्ठा हो रहा हो, मतलब जहां बहुत सारा पानी इकट्ठा है। तो इस तकनीक का नाम है रिमोट सेंसिंग। आपको रिमोट सेंसिंग क्या है, इस तरह का एक प्रश्न भी आएगा। इसको ध्यान से समझिएगा कि रिमोट सेंसिंग क्या है। ये इस तरह से प्रश्न भी बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि इस तकनीक के माध्यम से धरती के किसी भी हिस्से का चित्र लिया जा सकता है। चित्र लेना मतलब उस भाग को हम देख सकते हैं, उसका फोटो। जिस तरह से यदि हम कोई मरीज बीमार होता है तो उसके पेट का चित्र सोनोग्राफी के द्वारा लिया जाता है, उस तरीके से ये एक तकनीक है। उससे इसके द्वारा हम पृथ्वी के अंदर के चित्रों को ले सकते हैं। इन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना स्पष्ट हो जाती है। इन चित्रों में ये जो चित्र हम लेंगे, इससे आंतरिक मतलब जो अंदर की ओर की पृथ्वी की जो रचना है, कि पृथ्वी का भाग क्या है अंदर का, उसको स्पष्ट हो जाए, वो हमें दिख जाएगा। आंतरिक रचना जानकर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। आंतरिक मतलब जो उसके अंदर की रचना है, उसको जानकर हम आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन कौन सी जगह पानी जमा किया जा सकता है, कि पानी हम अंदर पृथ्वी में कौन कौन सी जगह जमा कर सकते हैं। इससे यह भी पता चल जाता है कि जमीन के भीतर पानी किस तरह से रिसेगा, मतलब रिसना है ना, उसमें समा जाता है, उसको कहा गया है। तो हम किस तरह से अंदर पानी जा सकता है, इस चीज का भी हम पता लगा सकते हैं। और ये कई जगहों पर इसको अपनाया गया है, क्योंकि ये हमारी एक तकनीक है, तरीका है ये अंदर पानी के जमीन को जांच करने के लिए। तो ये कई जगहों पर इससे हम अपने पानी जमीन के भीतर कैसे रिसेगा वो सब कुछ पता लगा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालयों ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम की भी घोषणा की है। ये उल्लेख है हमें सभी किताबों में या विश्वविद्यालयों में भी पढ़ने को मिलेगा कि जो जल संरक्षण है उसके महत्व को हर बच्चे को बताया जाए, ताकि वो आगे चलकर जो जल है उसको किस तरह से संरक्षण करें, हम उसको किस तरह से बचाएं, ये सभी के दिमाग में रहे। इसीलिए आज कक्षा 6 में भी इस पाठ को दिया है, ताकि बच्चे को ये समझ में रहे, बच्चों को, कि हमें पानी के महत्व किस प्रकार और पानी जो है उसकी महत्वता को देखते हुए उसको किस तरह से उपयोग करना चाहिए। यहाँ हम ये चीज कह सकते हैं। तो बड़े बड़े विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों ने भी इसके लिए एक पाठ्यक्रम की घोषणा की है, कि ये पाठ्यक्रम मतलब इसके अंतर्गत जो भी है सुझाव
या लेसन जो भी है वो हमें बताया जाए, पाठ जो है या इसके बारे में कोई भी जानकारी वो हमें दी जाए। विडंबना यह है कि जल संकट जिस तेजी के साथ गहरा रहा है, अभी आज हम देखेंगे कि जल संकट ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कई गांवों में, शहरों में भी कई बार पानी की तंगी आ जाती है, हमें पानी पीने का भी नहीं मिल पाता, या एक दिन छोड़कर एक दिन नल आता है। गर्मियों में भी पानी की हमें ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उन दिनों में पानी कम मिल पाता है। तो यह विडंबना मतलब परेशानी हर जगह देखने को मिल रही है। उस तेजी से उसका समाधान नहीं हो पा रहा, लेकिन पानी को हम किस तरह से बचाएं? हम निकाल तो लेते हैं, 1 बाल्टी पानी का उपयोग होगा तो हम 10 बाल्टी पानी का उपयोग करते हैं। जैसे कि कई लोग कार धोते हैं तो बाल्टी से भी धो सकते हैं, लेकिन नहीं, नली से प्रेशर से मार के धोएंगे उसको, तो उससे क्या होता है, पानी हम ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। 1 बाल्टी पानी का उपयोग हम 10 बाल्टी बरोबर कर लेते हैं, तो पानी की तो क्या हुई, बर्बादी हुई। तो ये समाधान तो हुआ ही नहीं कि हम इसको किस तरह से बचाएं, लेकिन ये हुआ कि पानी को हम बर्बाद जरूर कर रहे हैं। अतएव प्रकृति की इस अनमोल देन जल को बढ़ाने बचाने के लिए हर एक को जागरूक होकर अपने स्तर पर कुछ न कुछ करना होगा। अपने स्तर पर मतलब जो हम अभी जहां हैं, जो जिस जगह रह रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसी में अपने इस जल संरक्षण को करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, और वो करना चाहिए जिस तरह से भी हम उसे कर पाए। यदि हम हाथ भी धोने जा रहे हैं और अगर नल कम खोलेंगे तो पानी की बचत होगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, अगर वो वहां पानी का जो है कहना चाहिए, उनका जो गंदा पानी है उसे एक तरफ या नदियों में बहने से बचाए, तो नदियों का पानी भी साफ रहेगा, उधर भी जल संरक्षण होगा अपना, और उसको अलग से गड्ढे में डाल सकते हैं। कहीं न कहीं ऐसा न हो कि इस ज्वलंत समस्या की अब और अधिक अनदेखी करने से हमारे जल स्रोत सूख जाए, कि अब ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, और फिर भी अगर हम इसे अनदेखी करेंगे तो जल स्रोत सूख जाएंगे हमारे। अगर हम इसे अभी भी ना संभले तो फिर हमारे जल स्रोत क्या होंगे, सूखेंगे, और हमें विवश होकर कहना पड़े, सूखी धरती प्यासे लोग, कि धरती सूखी है और लोग प्यासे हैं। यहाँ इन्होंने ये स्लोगन दिया है एक छोटा सा, कि इससे हम समझे कि सूखी धरती प्यासे लोग, इस तरह से हमें कहना पड़ेगा। इसलिए हमें जल संरक्षण करना आवश्यक है, और क्या क्या उसके तरीके हैं इस पाठ के माध्यम से हमने पढ़े हैं। तो आज से हम ये शपथ लेंगे कि हम सब बच्चे मिलकर भी जल संरक्षण या जल को कैसे बचाया जाए, हम जहां रह रहे हैं उस तरीके से और उस जगह रहकर भी हम जल का बचाव कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो मैंने अभी आपको समझाया है। तो जल संरक्षण और जल ही जीवन है, इस पाठ के माध्यम से हमने पढ़ा। और जल के बिना तो कुछ है ही नहीं, जल अगर नहीं होगा तो हम अपना जीवन आसानी से व्यतीत नहीं कर सकते। एक दिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमें बहुत परेशानी होगी सभी कार्यों को लेकर, पीने से लेकर खाना बनाने से लेकर तो बड़े बड़े उद्योगों को चलाने तक के लिए हमें बिजली की जो बनाई जाती है, बिजली भी हम पानी के द्वारा ही बनाते हैं। बड़े बड़े बांधों के ऊपर हाँ बिजली बनाने का कार्य किया जाता है। फिर हमें बिजली नहीं मिलेगी, अगर बिजली नहीं मिली तो बड़े बड़े उद्योग धंधे या हम हमारे घरों में भी उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं। जीवन मतलब जिंदगी, अनुपम मतलब जिसकी कोई उपमा न हो, मतलब उसके जैसा कोई न हो। पतित पावनी मतलब पापियों को पवित्र करने वाली। समृद्ध मतलब संपन्न। संचित यानी इकट्ठा किया हुआ या इकट्ठा करना भी बोल सकते हैं। संरक्षण मतलब भली प्रकार से सुरक्षित, सुरक्षा करना या सुरक्षित भी बोल सकते। सचेत मतलब सावधान, सजग। विधिया मतलब तरीके। उपकार मतलब भलाई। वसुंधरा यानी पृथ्वी, धरा भी बोल सकते हैं इसको। ऋण कर्ज। उर्वरा शक्ति मतलब उपजाऊ शक्ति जो पृथ्वी के अंदर होती है फसलों को उगाने की। प्रयास मतलब प्रयत्न। किल्लत यानी परेशानी। धन्यवाद।